हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आपके इस जो एसआई में एग्जाम में 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में 4 जो कि भाषा परिवार से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैटिन, भारोपीय, रशियन या अमेरिकन? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी भाषा है, यहाँ आपके भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका याद रखिएगा। भाषा पर यहाँ पे भारूपीय जो कि भाषा परिवार की हिंदी इस परिवार की भाषा है। आपका भारूपीय कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष एवं कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन जो कि भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें आपके इस काल में वेदों ने ब्राह्मणों ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाषा, कालिदास तथा माघ आदि के संस्कृत रचनाओं का सृजन हुए हैं आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति कृत कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवहट। तो याद रखिए, विद्यापति की जो कीर्ति लता की भाषा रचना है आपकी अवहट की रचना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुर रहमान कृत स्नेह रासय किस भाषा की रचना है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्रंश भाषा की रचना है। तो अब्दुर रहमान कृत जो स्नेह रासय किस भाषा परिवार की रचना है? तो आपकी अभ्रंश भाषा की रचना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो मीराबाई, रसखान, सूरदास, गदाधर भट्ट? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो आपके सूरदास जी को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी, अली शाह, शेख निसार, कासिम शाह? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो आपकी जायसी जी की यह रचना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास, रज्जब, दादू, जटमल? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जटमल। तो खड़ी बोली की रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जटमल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है विद्यापति, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ? तो इसके ये सभी सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो आपके विद्यापति भी हैं, चंद्रवरदाई और गोरखनाथ? तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन अष्टछाप नामक प्रसिद्ध कवियों में से कौन शामिल थे? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन है। चकमक किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की, फारसी, अरबी या पुर्तगाली? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चकमक आपका तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? तो निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लल्लू लाल। तो ये इनके जो लल्लू लाल लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया कि प्रेम सागर जो नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम बना है, तो इसका ए ऑप्शन सी ऑप्शन लल्लू लाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार है? तो छायावाद के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी या उपयुक्त सभी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जो कि छायावाद के शीर्षक और आपके रचनाकार है। तो सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला है, ये तीनों आपके छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली, मेवाती, मैथिली, अवधी? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना है? तो मेवाती के नाम से इसको कौरवी बोली को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है आपका सौरसेन या भ्रंश
खड़ी बोली, मैथिली, अवधी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। सौरसेनी अपभ्रंश, तो ब्रजभाषा की उत्पत्ति मानी जाती है आपके सौरसेनी अपभ्रंश को, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी बघेली, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधी बोली। तो आपके गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी अवधी बोली यहाँ पे बोली जाती है खासकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो बघेली, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली। तो बाबा नागार्जुन जी हैं किस भाषा के लेखक थे? तो मैथिली भाषा के लेखक है बाबा नागार्जुन जी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी का शेक्सपियर या अनगढ़ हीरा उपनामों कौन से भोजपुरी के लेखक मशहूर रहे हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, भिखारी ठाकुर जी, जो कि भोजपुरी के शेक्सपियर या अनगढ़ हीरा उपनामों से इनको भोजपुरी के लेखक यह मशहूर थे आपके भिखारी ठाकुर जी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है? तो 343, 343(1) में या 343(2) में या 343(3) में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 343। तो भारतीय संविधान के जो कि 343 अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है। तो याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद में, 343 को याद रखिएगा, एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 351 के निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, हिंदी के विकास के लिए अनुच्छेद 351 के निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए इस संदर्भ में किया गया है। तो हिंदी के विकास के लिए अनुच्छेद 351 के निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो संभावना है कि अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी होगी। और वर्तमान में संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है, याद रखिएगा। आपके क्लर्क परीक्षा 2015 में आए हुए क्वेश्चन है, तो अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या है आपकी 22 है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? प्रशासनिक अधिकारी भर्ती परीक्षा 2015 में आया क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 52। तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। तो वर्गों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, जिसमें वर्णमाला में 52 वर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हिंदी के जो देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो 10, 12, 11 या 9। तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर हैं, तो याद रखिएगा आपका, जो कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा आपके आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ के हिंदी के देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और आपके इसमें जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो गए स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे टोटल स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर हैं, और 11 स्वर इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। टोटल हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर हैं, देख सकते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो 4, 3, 2 या 1। तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुस्वार 1 है देवनागरी लिपि के, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंदी के देवनागरी लिपि में केवल 1 अनुस्वार है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह है जैसे संभव, आपका संभव, संजय आदि। तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो 1 अनुस्वार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो 4, 3, 2, 1। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल
एक विसर्ग है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके क्वेश्चन आए हुए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? तो उत्तर प्रदेश आश्रित नागरिक पुलिस परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदी खालिस्तान भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो किसकी है? तो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो याद रखिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा से जो कि उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की आदि जननी उत्तराधिकारिणी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती है, हुई अपभ्रंश तक पहुंची है, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। याद रखिए कि हिंदी विश्व के लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी योगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर इंडो परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का यहाँ पे द्वितीय स्थान है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राज की भाषा, और जो भाषा राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है वहाँ आपका राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो याद रखिए फैक्ट को, डाटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को खालिस्तान के रूप में मान्यता मिली है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है अनुच्छेद आपके संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की खालिस्तान है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। मातृभाषा कही जाती है। तो हम जिस क्षेत्र में हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की आपकी मातृभाषा हो जाती है। तो यहाँ व्यापम प्लाटून कमांडर 2016 में प्रथम पाली में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है या उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक भाषाई पहचान होती है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वहाँ भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मातृभाषा कहलाती है। तो याद रखिए प्लाटून कमांडर में 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं कितने। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी की स्थान कौन सा है? आपके व्यापम प्लाटून कमांडर 2016 प्रथम शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, तो विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषाओं में हिंदी की स्थान यहाँ पे तीसरा। तो हिंदी भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में हिंदी भाषा का ये तीसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा स्थान है। इसको टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा जो हिंदी भाषा दूसरा स्थान है। तो यह विश्व की शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। तो याद रखिए एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन दूसरा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विभाषा को कहा जाता है। व्यापम प्लाटून कमांडर 2016 प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो विभाषा को क्या कहा जाता है? तो विभाषा को आपका उपभाषा कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। विभाषा को उपभाषा कहा जाता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। यह विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी जो कि मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली संबद्ध है। तो यहाँ आपका एग्जाम प्लाटून कमांडर 2016 में द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। तो छत्तीसगढ़ी बोली संबद्ध है आपके पूर्वी हिंदी से। आपका छत्तीसगढ़ी भाषा है या बोली है आपके यहाँ पूर्वी हिंदी से संबंध है या इस क्षेत्र से संबंधित है। तो पूर्वी हिंदी की अवधि एवं छत्तीसगढ़ी प्रमुख बोलियाँ हैं। याद रखिएगा पूर्वी हिंदी की अवधि एवं छत्तीसगढ़ी प्रमुख बोलियाँ हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली भाषा का केंद्र है। आपके व्यापम पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में द्वितीय पाली में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैथिली भाषा के केंद्र क्या है? तो आपका तिरहुत है भाषा केंद्र। तो मैथिली भाषा केंद्र तिरहुत है एवं अन्य स्वतंत्र साहित्यिक भाषाओं की तरह मैथिली की अपनी प्राचीन लिपि है, जिसे आपके धत्तिर
पोताज या मिथिलाक्षर कहते हैं। इस विकास नई शताब्दी ईस्वी में शुरू हो जो कि किया गया है। आजकल छपी हुई पुस्तकों में अधिकांशतः देवनागरी का ही प्रयोग होने लगा है। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में क्वेश्चन आए हुए देख सकते हैं। मैथिली भाषा केंद्र है आपका तिरहुत, सही आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? व्यापम। पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बलूची, यूनानी, द्रविड़, पैसाची। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ददर भाषा का दूसरा नाम पैसाची है, याद रखिएगा। 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो पैसाची है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह के जो चैनल फॉलो करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के इतना ही। थैंक यू।